नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक श्रीवास्तव। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसे कि मैंने कहा था और जो हुआ भी, इंडिया फिर से जीत चुकी है ये मैच और श्रृंखला 1-1 के बराबरी पे हो चुकी है। तो मैंने पहले ही कहा था कि एक मैच हारने से कुछ नहीं होगा, हम बाउंस बैक करेंगे, हम कम बैक जरूर करेंगे। और इंडिया ने वैसे ही कम बैक किया विशाखापट्टनम पे और अब सीरीज़ हो गई है 1-1 के उस पर। और अभी सीरीज़ एकदम टक्कर की चल रही है। इंग्लैंड भी लेकिन पूरी टक्कर दे रही है हमें। और हमने इस मैच में काफ़ी कुछ देखा, जायसवाल का 200, गिल का 100, बुमराह के 9 विकेट। तो सब की डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हो तो हमारी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिएगा फेवरेट पार्ट इस वीडियो का। तो जैसे कि शुरू करते हैं शुरुआत से, कि जैसे पहला दिन रहा उसमें इंडिया ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो 90% तय है इंडिया मैच जीतेगी। और मैंने ये भी कहा था कि कम से कम 2 बल्लेबाज सेंचुरीज मारेंगे और वैसे का वैसा ही हुआ। और लेकिन जायसवाल ने तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया कि अगर दूसरा ना भी मारता तो उन्होंने दोहरा शतक मार दिया। 209 रन बनाए उन्होंने और काफ़ी अच्छा खेला यशस्वी जायसवाल ने। और सबसे बड़ी बात, उनका एडवांटेज जो है इंडियन टीम के लिए, इंडियन टीम के फ्यूचर के लिए, कि एक तो वो एग्रेसिव ओपनर है और साथ ही साथ लेफ्टी हैं। तो जैसे हमें रोहित शर्मा शिखर धवन की जोड़ी इतनी बढ़िया इतने सालों तक नज़र आई थी, लेकिन उसके बाद से जब से राइट ओपनर शुरू हुए थे तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छा तो परफॉर्म किया है रोहित शर्मा ने सबके साथ, लेकिन जब लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो अलग ही बात होती है। तो यशस्वी जायसवाल हमारे फ्यूचर के लिए सबसे प्रॉमिसिंग प्लेयर दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कभी कभी थोड़े वो हो जाते हैं कि होता है ना कि अभी नए हैं तो ध्यान देना अपने रन पे और वो उस पर, लेकिन तो भी टीम के लिए मदद कर रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी 209 रनों की काफ़ी अच्छी पारी खेली, काफ़ी चौके मारे। और पहले तो लग रहा था कि मैच हम लोग के हाथ में होगा क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पारी खेली। लेकिन एक चिंता का विषय ये है साथ ही साथ कि हमारे और बैटर्स उतना मतलब कि स्टार्ट सबको मिल रही है, ऐसा नहीं कि कोई आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहा है। स्टार्ट सबको मिल रही है लेकिन आगे उसको वो नहीं कर पा रहे, क्या बोलें कि बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे पहले और रोहित शर्मा का भी बल्ला इस सीरीज़ में अभी तक 2 मैचेस में तो शांति रहा है। तो आशा करता हूँ कि वो तीसरे उसमें मैच में अच्छा करें। और मुझे यकीन है कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं, वो कर लेंगे। उनको हमेशा बोलते हैं कि अब फेल हो रहा है, लेकिन वो फिर चमक आते हैं। वो एक मैच ऐसा खेल देते हैं कि वो सब बराबर हो जाता है। तो उनकी चिंता का विषय नहीं है। और उसके बाद लेकिन और लोग जैसे हैं श्रेयस अय्यर, उनको पास मौका था, लेकिन गिल पहली इनिंग में अच्छा नहीं खेल पाए थे तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था। तो डे 1 कुछ ऐसा ही रहा था कि यशस्वी जायसवाल एक तरफ बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बाकी सब प्लेयर्स स्टार्ट मिल रही 20-30 रन बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद विकेट गिरते जा रहे हैं। तो हम लोग पहली बार भी 395 समथिंग बना लिए थे पहले दिन भी, मतलब कि 400 के करीब नहीं पहुंच पाए थे हम लोग, मुझे जहां तक याद आ रहा है, लेकिन हम लोग बना लिए थे। और उसके बाद फिर इंग्लैंड की बैटिंग आई और इंग्लैंड की ओपनिंग, पूरी बैटिंग लाइनअप में देख ले तो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप सबसे अच्छी जा रही है। मेन बेसबॉल उन्हीं लोग खेल रहे हैं, खाली बेसबॉल जो इंग्लैंड बोलता है। बाकी और प्लेयर्स को उतना वो नहीं आ रहा, उन लोग लगता है कि बेसबॉल खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा रहे हैं। तो दूसरी इनिंग में जैक क्रॉली काफ़ी अच्छा खेलते हैं, बेन डेकेट को बुमराह आउट कर लेते हैं पहली बार। और उसके बाद उन लोग काफ़ी अच्छा खेल रहे होते हैं, विकेट नहीं गिरता। लेकिन जब एक बार फिर बुमराह आते हैं, फिर वो विकेट लेना जब शुरू करते हैं लगातार, उस दूसरे दिन की बात है ये, तो 6 विकेट बुमराह ले जाते हैं। दूसरा दिन और तीसरा दिन थोड़ा बहुत मिला के 6 विकेट बुमराह ले जाते हैं दूसरी इनिंग में उनका। और फिर हमारी बैटिंग जब आती है तो उनके में जैक क्रॉली ने काफ़ी 70 के ऊपर रन बनाया, बाकी सब लेकिन वही स्टार्ट मिल रही थी आउट हो जाते हैं। और रूट सबसे ज़्यादा फॉर्म में नहीं है। और इस सीरीज़ में सबसे अजीब बात हुई है कि जिनसे उम्मीद थी, मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर, चाहे वो इंडियन टीम से हो चाहे वो इंग्लैंड टीम से हो, ना शर्मा लोग के रन बन रहे हैं और ना रूट के भी रन नहीं बन रहे हैं। और मतलब कि सीनियर, और बना कौन रहा है, ओली पोप बना रहे हैं, जैक क्रॉली हो गया, यहाँ से यशस्वी जायसवाल हो गया। और जब दूसरी इनिंग शुरू होती है तो बुमराह का कमाल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। लेकिन 6 विकेट स्पिनिंग पिच पे, मतलब कि उतना टर्न नहीं था, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इंग्लैंड वाले सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे थे और इंडिया भी अपेरेंटली एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रही थी। मुकेश कुमार को बॉलिंग ही कम दी और वो नहीं धार है। बॉलिंग इंडियन पिचेस पे तो नहीं हो पाई उनसे, जो फैक्ट है। अगले मैच से लॉजिकल तो यही रहेगा, अगर ऐसे ही बॉलर्स को खिलाना है या इतने ही कम ओवर देने, तो आप इससे अच्छा एक स्पिनर खिला लें या एक प्रॉपर बैट्समैन या ऑलराउंडर खिला लें। वॉशिंगटन सुंदर को भी खिला सकते हैं। उसकी मैच आगे बात करते हैं कि तीसरे मैच में क्या क्या सीख ले सकते हैं। तो बूम बुमराह, तो बेसबॉल का जवाब हमारे बुमराह ने दिया कि मतलब कि ओली पॉप को जो यॉर्कर पे आउट किया था ना बुमराह ने, वो
काफ़ी लाजवाब था। और बेन स्टोक्स को तो एकदम समझ ही नहीं आ रही बुमराह की गेंद आजकल, तो मतलब कि और यॉर्कर क्या डाल रहे हैं बुमराह, उनकी तो मतलब कि मेरे ख्याल से अभी एरा के वी आर लिविंग इन बुमराह एरा, तो क्या अपने पीक में हैं बुमराह। और कहीं भी हो, चाहे इंडिया के बाहर हो चाहे इंडिया में हो, इंडिया के बाहर उनके 8 फाइफर हैं, इंडिया के अंदर उनके 2 या 3 फाइफर हो गया अभी शायद ये इसको मिला के। और चाहे वो वनडे ले ले, T20 ले ले, टेस्ट ले ले, अलग ही लेवल पे। जैसे इंडिया की कमजोरी टू बी ऑनेस्ट क्या है, बॉलिंग हमारी। हम जितने भी टूर्नामेंट से या उससे हारते हैं, अपनी बॉलिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं आती उसमें, लेकिन बाकी इंडियन बॉलर्स यहाँ पे हैं और बुमराह यहाँ पे हैं। शमी को हटा दे, शमी तो अलग हो गए, लेकिन बुमराह अभी अलग ही चल रहे हैं फॉर्म में। और अगर तीसरे मैच शमी वैसे फिट नहीं है, अगर तीसरे मैच शमी फिट होते तो अगर बुमराह शमी अगर WTC के में हों अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर फाइनल तक इंडिया पहुंचती है और बुमराह और शमी अगर एक साथ इंग्लैंड के मैदान में लॉर्ड्स में अगर फाइनल होगा इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, तब तो देखने में मज़ा ही आ जाएगा। तो ये हो गई डे 2। डे 3 के बाद जहाँ इंग्लैंड ज़्यादा नहीं 295 पे शायद ऑल आउट हो जाती है और इंडिया के पास करीब 150 रन की लीड होती है। उसके बाद इंडिया बैटिंग करने आती है और उस दिन डे 3 का एंड था शायद, हाँ डे 3 चल रहा था और हमारे बल्लेबाज उस दिन तो विकेट नहीं खोते, लेकिन अगले दिन जब आते हैं तो रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं और यशस्वी जायसवाल भी उस इनिंग में जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर दो बल्लेबाज जिन पे प्रेशर था, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, दोनों आते हैं, अच्छी 81 रन की साझेदारी करते हैं टू बी प्रिसाइज, और काफ़ी अच्छा खेल रहे होते हैं दोनों। और श्रेयस अय्यर गिल दोनों अच्छा खेल रहे थे, गिल की 50 भी हो जाती है और श्रेयस अय्यर भी 21, 22 या 29 ऐसे कुछ स्कोर पे थे। और उसके बाद फिर एक बॉल आती है, उसमें थोड़ा एज लगता है और बेन स्टोक्स बहुत ही लाजवाब कैच पकड़ते हैं और वो आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी फिर हम गिल अपना सेंचुरी पूरे करते हैं, आफ्टर 11 इनिंग सेंचुरी आई और तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए उनकी पहला शतक था। और एक फैक्ट है, या वो मतलब कि बुरा माने या अच्छा माने, लेकिन 2017 के बाद ये पहला 3 डिजिट स्कोर है जो किसी तीसरे नंबर पे खेल के बनाया कोई इंडियन ने, क्योंकि इसके पहले चेतेश्वर पुजारा खेलते तो उनके 280s में स्कोर है, लेकिन सेंचुरी 2017 के बाद पहली बार लगी है कि 1 डाउन उतर के कोई बल्लेबाज ने मारा हो। तो ये भी गिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैच था, क्योंकि अगले मैच से क्या पता विराट कोहली आ जाए वापस, है ना। तो ये बहुत ही क्रूशियल मैच था उनके लिए और जैसे कि सेंचुरी मार दी तो अपनी जगह का पुख्ता तो कर लिया मेरे ख्याल से। अब फिर श्रेयस अय्यर आउट होते हैं, रजत पाटीदार भी तुरंत आउट हो जाते हैं। थोड़ा बेन फोक्स की कीपिंग काफ़ी अच्छी रही है इस मैच में, तो उन्होंने एक लाजवाब कैच पकड़ के, बेन स्टोक्स ने श्रेयस अय्यर का, दोनों ने एक बहुत ही लाजवाब कैच पकड़ के वो दोनों को आउट करते हैं। उसके बाद फिर अक्षर पटेल थोड़ी देर अच्छा खेलते हैं, फिर KS भरत फिर एक बार ना बैटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, चाहे बोल्ड जितना ले लेकिन नहीं हो पा रही उनसे बैटिंग। हमें पता नहीं ईशान किशन से क्या वो हो गया, क्यों नहीं खिला रहे उनको। अब तो हो गया, अगर विंटर फिटीग भी था वो भी ख़त्म हो गया होगा। अब मैं चाहता हूँ जब तक ऋषभ पंत नहीं आ रहे, हम ईशान किशन को पूरा डेवलप कर लिए था। हमारे साथ BCCI की यही गलती होती है, हम जब प्लेयर को डेवलप कर देते हैं उनको छोड़ देते हैं। ईशान किशन मैं चाहता हूँ अगले टेस्ट मैच से वापस आएँ और जगह लें अपनी, और भरत को हटाया जाए। और उसके अलावा फिर अश्विन आते हैं, अश्विन 29 रन की इंपॉर्टेंट पारी खेलते हैं और हम 399 रन का वो लीड ले लेते हैं और तब हम ऑल आउट हो जाते हैं। 400 रन का आंकड़ा तभी भी पार नहीं कर पाते। वही बात इस इनिंग में भी रहती कि स्टार्ट तो सबको मिल रहा था लेकिन कोई और ज़्यादा अच्छा खेल नहीं पाया, तो 450 की जगह हम 399 रन का ही टारगेट दे पाते उनको, और जो कि काफ़ी इनफ था क्योंकि इंडिया में लास्ट जो चेस टारगेट हुआ है वो हुआ ही नहीं है 300 के ऊपर कभी अच्छे से चेस कोई कर ही नहीं पाता। तो कॉन्फिडेंट थे और लेकिन फिर जब उन लोग आते हैं डे 3 के एंड में स्टार्टिंग में, तो फिर उन लोग अच्छी शुरुआत दे देते हैं उनको, 72 रन 62 रन बना लेते हैं उन लोग पे आखिरी सेशन पे डे 3 को। उसके बाद एक विकेट गिर जाता है बेन डकैट का जो कि अश्विन ले चुके होते हैं। फिर जब डे 4 आता है तो उन लोग काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं, रेहान अहमद और जैक रॉली, लेकिन फिर अक्षर पटेल की बॉल पे वो रेहान अहमद आउट होते हैं। और उसके बाद फिर तो भी मैच चल रहा है सही चल रहा है। फिर जो रूट बेसबॉल खेलने के चक्कर में आगे बढ़ के शॉट मारते जो कि उनका गेम है ही नहीं टू बी ऑनेस्ट, और ये बेसबॉल यही कर रहा है कि जो नए प्लेयर आ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो रूट जो पहले से इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, इतना अच्छे लय में थे वो, जिनसे उम्मीद थी कि रन बनाएंगे, वो एक आगे बढ़ के शॉट मारना चाहते हैं अश्विन की बॉल पे और आउट हो जाते हैं पीछे। तो जो रूट के आउट होने से जो खुशी मिलती है ना, जैसे कि जो रूट अगर रन भी ना बनाए लेकिन अगर क्रीज पे मौजूद है ना तो हमेशा एक डर बना रहता है अपोनेंट पे, तो आधा मैच तो हम लोग वहाँ पे कॉन्फिडेंटली कह सकते थे
जीत गए हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक कंट्रोवर्शियल बॉल आती है कुलदीप यादव की, जिससे जैक क्रॉली आउट होते हैं, जो कि अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन हॉकाई आउट दे रहा था। लेकिन वो लोगों बेन स्टोक्स से बोल रहे हैं यहाँ तक कि वो आउट डिसीजन गलत था, लेकिन भाई हॉकाई हम क्या कर सकते हैं। और ये या तो LBW को गेम से बाहर हटा दो, या तो अगर अंपायर्स यहाँ तो जो हॉकाई बोल रहे मानो, क्योंकि वो गलत दिखाता है, वो सही भी दिखाता है गलत भी दिखाता है, उस पर कंट्रोल नहीं है हम लोग का। लेकिन ये बोलना कि हम लोगों ने गलत किया है वो गलत बात है। ये हॉकाई है, टेक्निकल एरर हो सकती है, लेकिन विकेट पे भी बॉल जाके लग सकती थी, ऐसा बात नहीं था। हाँ, लेकिन अंपायर्स कॉल नहीं हुई, ये थोड़ी हैरानी वाली बात थी। और जैसे कि हम आगे, जैक क्रॉली लेकिन आउट हो जाते हैं, सबसे बड़ा विकेट उस समय, क्योंकि जैक क्रॉली फिर 70s पे खेल रहे थे। फर्स्ट इनिंग में भी अच्छा खेले, सेकंड इनिंग में भी अच्छा खेले, और वो काफ़ी तेज़ भी खेल रहे थे, बुमराह को भी बहुत अच्छा खेल रहे थे वो। तो जब वो आउट होते हैं तब मैच थोड़ा हमारे हाथ में आना शुरू हो जाता है, लगभग तय हो जाता है। तब बेन स्टोक्स और बेन फोक्स थोड़ा बहुत खेलते हैं, और बेस्टो भी थे बीच में, वो भी आउट हो जाते हैं जल्दी, उनका भी कुछ वो फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है। फिर आता है शेख अय्यर का दमदार थ्रो, जो बेन स्टोक्स को भी आउट कर देता है। बेन स्टोक्स को लगा कि वो थ्रो नहीं करेंगे, वो बहुत कैजुअली रन ले रहे थे, उनको लगा कि आराम से हो जाएगा, ये तो एज रूटीन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो शेख अय्यर का मास्टर थ्रो आउट कर देता है। शेख अय्यर भी अपना बदला ले लेते हैं, जैसे बेन स्टोक्स ने उनको कैच पकड़ के आउट किया था, तो शेख अय्यर भी आउट कर देते हैं। और इसी के साथ फिर मैच हमारे हाथ में लगभग हो ही जाता है। फिर उन लोग खेलते रहते हैं मार मार के, क्योंकि हम भी अश्विन के 497 विकेट हो चुके थे, 499 विकेट हो चुके थे बाय द एंड ऑफ द गेम। तो हम भी चाहते थे कि वो उनका 500 विकेट हो जाए, तो अश्विन को बॉलिंग दिए जा रहे थे, तो उन लोग भी थोड़ा बहुत रन बना रहे थे। लेकिन आखिरकार फिर अश्विन ले नहीं पाए विकेट, अफसोस। लेकिन तो भी बुमराह ने आए, 3 विकेट फिर चपके, 6 पहली इनिंग में 3 इस इनिंग में 9 विकेट टोटल बुमराह ने लिए, और इस मैच को कब्जे में कर लिया। मैन ऑफ द मैच भी बुमराह रहे, जैसे हम बुमराह की तो काफ़ी बात कर चुके पहले। तो ये बड़े आसानी से नहीं, लेकिन बड़े इंग्लैंड ने भी टफ फाइट दी, लेकिन बड़े कन्विंसिंग तरीके से हम लोग मैच जीत गए। 100 रन के ऊपर से लगभग जीते हैं, 108 रन से। तो काफ़ी अच्छा रहा ये मैच, और मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया टीम ये सीरीज़ जीतेगी, बड़े आराम से जीतेगी, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और वी आर स्लो स्टार्टर्स, वो हमें थोड़ी देर में समझ में आता है कि क्या हो रहा है मैच और कैसे खेलना है। तो अब वो पिच काफ़ी अच्छी थी, पिछले 10 सालों में जहाँ इंडिया में मैच हुए उससे काफ़ी अच्छी पिच थी ये वाली। तो मैं आज की वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो चुका है। और तीसरे टेस्ट मैच के पहले की बात है, क्योंकि अब तीसरा टेस्ट मैच बहुत 1 हफ्ते लंबा गैप के बाद है, 15 तारीख को है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे क्या, क्योंकि खबर आ रही है कि विराट कोहली अवेलेबल नहीं होंगे। क्या KL राहुल वापस आ रहे हैं, क्या वापस नहीं आ रहे, क्या जडेजा की फ़िटनेस की बात क्या है, और ईशान किशन, और अभी अजित अगरकर, रोहित शर्मा की ऑफ द फील्ड काफ़ी लंबी बात हुई थी जो कैमरे में नज़र आई है। तो क्या डे 3 का टेस्ट मैच 3 का जो सिलेक्शन अभी हुआ नहीं है, तो कब तक आती है उसकी टीम, अगर उसकी टीम आ जाती तो तब बात कर लेंगे। लेकिन अभी उम्मीद तो मुझे कम लग रही विराट कोहली अवेलेबल होंगे। अगर हो जाती तब तो सारी प्रॉब्लम का हल मिल गया हमें। लेकिन क्योंकि बैटिंग अभी नज़र आ रही है, वो प्रॉब्लम बैटिंग है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, क्या मैं अलग क्रिकेट से हट के क्या वीडियो बना सकता हूँ, उसके बारे में अगर आपको बताना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। और आप सभी का सपोर्ट चाहिए प्लीज़, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।